हम लोगों ने कार्यपालिका देखा था, अब इसमें हम लोग राज्य की कार्यपालिका देखेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका इस शक्ति में सबसे पहले राज्यपाल आए। राज्यपाल द गवर्नर। राज्यपाल का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। ये जो है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रधान भी है। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। और इस वजह से जो है राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है। और मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी? मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 153 में लिखा गया था। यानी अनुच्छेद 153 में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर जाके जो है इसमें संशोधन किया गया और वो संशोधन था 7वां संशोधन। ये 1956 में संशोधन किया गया और इसके द्वारा व्यवस्था की गई। ये जो लाइन है ना, इसी में परंतुक जोड़ा गया था। परंतुक शब्द, परंतुक, और ये जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। ये व्यवस्था जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया था। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है। ठीक है, अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां पर राज्यपाल जो है जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। और इसके विपरीत कनाडा में जो है राज्यपालों की नियुक्ति, जो अपने भारत में भी लागू है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। संविधान सभा के सामने सवाल था कि भारत की परिस्थिति के लिए इनमें से कौन सा रास्ता उचित होगा, यानी कि वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वाले रास्ते पे जाए या फिर जो है यानी कनाडा में जो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है उसके रास्ते पे जाए, या फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह जनता द्वारा सीधे चुना जाए।
तो लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाना उचित होगा। ठीक है, तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो है मजबूत केंद्र का होना जरूरी था। इसलिए जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति बेहतर मानी गई। दूसरी चीजें जो है कि अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता, सीधे चुना जाता, अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने के बजाय स्वयं ही शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता। केंद्र बनना पसंद करता। तो इस द्वंद्व से भी बचने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा की गई। तीसरी चीज जो है, अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ जाता। गठबंधन से जुड़ जाता और इससे इसकी जो है तटस्थता प्रभावित होती, यानी इसका झुकाव किसी एक दल के तरफ हो जाता, और जो कि राज्य के स्वस्थ शासन के लिए, राज्य की स्वस्थ शासन के लिए ये अच्छा नहीं है। और चूंकि राज्यपाल को सिर्फ औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभानी थी, इसलिए उसके चुनाव पर बहुत सारा धन खर्च करना भी उचित नहीं समझा गया। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कनाडा की तरह राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता क्या क्या है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा जो है अगर वह भारत का नागरिक हो। पहली चीज है भारत का नागरिक है। दूसरा जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और यही दो अर्हता जो है राज्यपाल के लिए, यही दो अर्हता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। इसके अलावा शर्त रखा गया है, ये दो अर्हताएं रखी गई है। इसके अलावा कुछ शर्त रखा गया है जो इस पद की नियुक्ति नहीं बल्कि बने रहने की अर्हता है। ठीक है, पद पर बने रहने की अर्हताएं हैं उस शर्त में। ठीक है, नियुक्ति के लिए बस यही दो है। और उसमें क्या है कि उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी
सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये दिया गया। दूसरा है राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। ये दो जो है अहर्ता रखी गई है उसके पद पर बने रहने के लिए। अब इनकी पदावधि क्या होगी राज्यपाल की, यानी टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित जो है 3 बातें बताई गई हैं और उसमें क्या क्या है। पहली है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दूसरा है वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा। और तीसरी बातें हैं उपरोक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। और अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। और इस उपबंध का प्रयोजन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कारण से राज्यपाल का पद खाली ना हो। ठीक है। और इसमें जैसे कि एक शर्त इसमें रखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। 5 वर्षों की पदावधि का नियम राष्ट्रपति के प्रसाद के अधीन है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अनिवार्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए किसी राज्य का राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसे उस अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है और चाहे तो 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी उसे उसी या किसी और राज्य में पुनः नियुक्ति दे सकता है। वह यह भी कर सकता है कि इस अवधि के पूरा होने से पहले ही उसे बिना कारण बताए, बिना सुनवाई का मौका दिए पद से हटा दे। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रसाद से है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार करना होगा। ठीक है। तो उपरोक्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। और प्रसाद का सिद्धांत काफी विवादित रहा है, जैसे इसमें कुछ केस की भी चर्चा की जा सकती है और केंद्र की सरकारों ने कई बार इसका मनमाना प्रयोग किया है। जैसे कि एक था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ,
ये 2010 का मामला था और इसमें जो है 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और सर्वसम्मति से निर्धारित किया था कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। इसमें उदाहरण भी दिया गया। उदाहरण के लिए उसे इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र में सरकार बदल गई है और राज्यपाल नई सरकार की विचारधारा या सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता। ये उदाहरण के तौर पर है, तो इस आधार पर जो है राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। ये थी राज्यपाल की पदावधि। इनके जैसे कि वेतन और सुविधाएं क्या क्या हैं। वेतन, सुविधाएं तथा विशेषाधिकार। सैलरी, फैसिलिटीज एंड प्रिविलेज। जैसे कि अनुच्छेद 156 के कुछ खंड में राज्यपाल के वेतन और अन्य सुविधा की चर्चा की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 361 भी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। जैसे कि राज्यपाल की वेतन की बातें करें तो राज्यपाल का वेतन जो है, वेतन भत्ता विशेषाधिकार, ये सारा जो है संसद विधि द्वारा निर्धारित करे और राज्यपाल को जो है प्रति माह 3,50,000 रुपये दिया जाता है, वेतन के तौर पर इसे प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो इसका वेतन जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात उसके वेतन और भत्तों का खर्च वहन करेंगे। ठीक है, तो जो राज्य है, ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो अनुपात है उस अनुपात में उसके वेतन और भत्ते पर खर्च जो है वो राज्य करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे, ऐसा कहा गया है। एक चीज ये भी कहा गया है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकेंगे। यानी जब तक वो पद पर है तब तक वो कम नहीं किया जा सकता उसका पेमेंट। और राज्यपाल को जो है बिना किराए वाला जो है शासकीय आवास
या फिर राजभवन भी उसको कह सकते हैं, राजभवन, इसको उपयोग करने का इसको हक है, यानी इसको दिया जाता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किसी भी न्यायालय में वो उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी चीज है, इसे आपराधिक कार्रवाइयों से भी छूट प्राप्त है। तो अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। इसमें यह भी लिखा जाता है कि इस दौरान न तो ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी और ना ही यदि पहले से कोई शुरू है, पहले से ही शुरू हो चुकी थी तो चालू रखी जा सकेगी। यह है। इसके अलावा जो है कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी भी न्यायालय को नहीं होगी, किसी भी न्यायालय को नहीं होगी। इसके अलावा एक अनुच्छेद की चर्चा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने अनुच्छेद 361 में जैसे कि अनुच्छेद 361 का अगर चौथा खंड लिया जाए तो उसमें जो है कहा गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यह उन्मुक्ति सीमित है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में अनुतोष यानी रिलीफ का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए 3 शर्त उसको पूरी करनी पड़ेगी।
और तीनों शर्त अनिवार्य हैं। पहली जो है लिखित सूचना जो है राज्यपाल को देनी होगी। दूसरा जो है ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। और तीसरा जो है सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष यानी रिलीफ का विवरण देना होगा। ये 3 शर्त जो है कहा गया है और ये अनुच्छेद 361 के चौथे खंड में जो है ये बातें की गई। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की शक्ति क्या है और कार्य क्या है। राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। राज्य के स्तर पर राज्यपाल की शक्ति और कार्य प्रायः वही है जो केंद्र के स्तर पर जो है राष्ट्रपति के हैं। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, आपात संबंधी और राजनयिक शक्ति भी होती है, जैसे हमने पिछले चर्चा किया था, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। और इसका कारण यह है कि ये कार्य संविधान ने केंद्र को सौंपे हैं, राज्यों को नहीं सौंपे हैं। इसके अलावा शेष मामलों में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समांतर ही है। और जैसे कि कुछ बिंदुओं से हम इसकी शक्तियों को समझ सकते हैं। अगर हम लोग जो है इसके कार्यकारी शक्ति को देखना चाहें, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। दूसरा है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा सभी मंत्री उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। चार राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। 4 राज्य के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है और वो क्या है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। और इसको क्या दायित्व दिया गया है? ये अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे, जो जनजातियों के
कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य को भी संभाल सकेगा। ये 4 राज्य को जो है विशेष दायित्व दिया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पर जनजाति लोग ज्यादा है, इस वजह से दिया गया है। इसके अलावा जो है चौथी जो इसकी शक्ति है कार्यकारी शक्ति में, तो राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल इसकी नियुक्ति भी करता है, तथा उसका वेतन निर्धारित करता है। और जो महाधिवक्ता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। ये चीजें 5वीं चीजें जो है यह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय कर लिया है, परंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उन विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां थी। इनकी विधायी शक्ति क्या क्या है? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, अधिराज्य का विधानमंडल जो है 2 सदनीय है। अधिराज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी वहाँ विधान परिषद भी है, यानी बाय कैमरल है। तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए उनके कुल सदस्यों का उसके कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत
कर सकता है। और ये सदस्य कहाँ से नियुक्त होंगे? तो ये सदस्य जो है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, इनमें से किसी या किन्हीं विषयों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, तो उनको जो है ये नियुक्त कर सकता है। दूसरी चीजें हैं आंग्ल भारतीय समुदाय को लेकर, जिसको हटा दिया गया है। यदि राज्यपाल को प्रतीत हो जाता है, प्रतीत होता है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे एक सदस्यों को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और संसद ने एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कोटा जो है वो रद्द कर दिया है। इसका कोटा जो है संसद रद्द कर दिया है और ये प्रावधान जो है संसद द्वारा जो है 25 जनवरी 2020 को जो है समाप्त हो गया। ये चीज है। इसके अलावा जो भी नंबर है आगे का, वह यानी राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है और वो विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी रखता है। ये चीजें। तीसरी जो चीजें हैं, राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो दोनों सदनों के संयुक्त में, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है यानी वहाँ विधान परिषद भी है, द्विसदनीय हो तो दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करता है। ये हो गया। इसके अलावा देखें हम लोग तो लंबित विधेयक के मामले में भी है, जैसे कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। लंबित विधेयक के मामले में अगला जो है यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो, यदि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को उस पद के कर्तव्यों के पालन हेतु कर्तव्यों के पालन हेतु नियुक्त कर सकता है, नियुक्त करता है। उसके पास यही शक्ति विधान परिषद के भी संबंध में है, विधान परिषद के संबंध में भी है। ठीक है। अगला जो है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निहरता से ग्रस्त हो या नहीं, तो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राज्यपाल इस संबंध में विनिश्चय करता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है। उसे यह विनिश्चय निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करना होता है। ठीक है, किसी सदस्य की निरंतरता से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राज्यपाल इस संबंध में विनिश्चय करता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ये है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है
जब राज्यपाल उस पर अनुमति देता है। तो ये राज्यपाल की जो है विधायकी शक्ति थी। हम लोग जो है वीटो शक्ति देखते हैं राज्यपाल की। वीटो शक्ति, वीटो पावर। साधारण विधेयक के संबंध में देखते हैं, यानी कि इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक साधारण विधेयकों के संबंध में, दूसरा जो है धन विधेयक के संबंध में। हम लोग शुरू करते हैं साधारण विधेयक के संबंध। तो जब विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदन द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यपाल को उसकी अनुमति के पास भेजा जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है उसके पास मतलब विकल्प होते हैं, जैसे कि विधानसभा या फिर विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित साधारण विधेयक ये राज्यपाल के पास भेजा गया, तो अनुच्छेद राज्यपाल के पास भेजा गया तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है इसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला है, वह जो है विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा जो है विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। इसको वीटो कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है ये मंत्री परिषद की सलाह पर करता है साधारणतः। यानी स्वीकृति रखने की घोषणा कर सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है, वह विधेयकों को अपनी सिफारिशों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उसके बिना पुनः पारित कर देता है, तो इस पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी पड़ती है। और इस वीटो को क्या कहा जाता है? इस वीटो को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, यानी सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। जैसे कि
ये तीसरा था ना। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल पर बाध्यता है कि अगर उसकी राय में किसी विधेयक के अधिनियम बन जाने से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्तियां कम हो सकती है, तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। और साधारणतः वह निम्नलिखित मामलों में भी इस शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे अधिविधेयक संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो। दूसरा, यदि उसमें राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल हो या वह देश के हितों के विरुद्ध हो। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है तो उस विधेयक के संबंध में उसकी भूमिका वहीं समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भिजवा सकता है। जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है तो संदेश प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा विधेयक पर पुनर्विचार किया जाता है। यदि विधानमंडल विधेयक को संशोधित सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देता है तो उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसके बाद भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है और चाहे तो उस पर पुनः वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 201 में सिर्फ इतना कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। उसके संबंध में स्वीकृति की अनिवार्यता और कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। और अनुच्छेद 200 में जहां राज्यपाल को उपरोक्त विकल्प दिए गए हैं वहां विधेयक पर निर्णय करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसका अर्थ है कि बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रख सकता है और उसी को जो है जेबी वीटो कहा जाता है। ठीक है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 200 में विधेयक पर राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि वह बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रख सकता है, जिसे जेबी वीटो यानी पॉकेट
वीटो कहा जाता है। ये चीज। अब हम लोग देखते हैं धन विधेयक के संबंध में। और इसके संबंध में राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं। तो पहला ये है कि विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, और जब ये स्वीकृति दे देगा तो वो अधिनियम बन जाता है। और प्राय जो है वो स्वीकृति ही देता है, क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पहले उसकी पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है। दूसरा जो है, विधेयक को स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, रोकने की घोषणा कर सकता है, जिससे वो अधिनियम नहीं बन पाता है और इसे आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। तीसरा जो है वो धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, और अगर ये ऐसा करता है तो इसकी भूमिका वहीं पर समाप्त हो जाती है। वहां से राष्ट्रपति फिर शुरू हो जाता है, भूमिका समाप्त हो जाती है। वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास नहीं भेज सकता है, ठीक है। वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास नहीं भेज सकता है, और इसके मामले में जो है इसके पास जो है निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो की शक्ति नहीं है। तो धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति नहीं है, और राष्ट्रपति भी जो है धन विधेयक पर या तो अनुमति दे देता है या फिर वो रोक लेता है। और अगला जो था हमारा धन विधेयक के मामले में जो भी नंबर था, क्या होता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल द्वारा अनुमति देने या रोकने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इससे निष्कर्ष निकलता है वह ऐसे विधेयकों पर भी जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। और यही स्थिति राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति के संबंध में भी लागू होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो था कि वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, और ऐसा करते ही उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है।
वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास नहीं भेज सकता है, अर्थात इस मामले में उसके पास निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव वीटो की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति भी धन विधेयक पर या तो अनुमति देता है या रोक लेता है, किंतु उसे विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं करता है। चूंकि धन विधेयक के संबंध में भी राज्यपाल द्वारा अनुमति देने या रोकने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि वह ऐसे विधेयकों पर भी जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है और यही स्थिति राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति के संबंध में भी लागू होती है। आगे जो है हम लोग देखेंगे राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति।